Hello students and welcome back. Today also we are covering our chapter Indian Economy, chapter number 2 of our Indian Economic Development. So अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर हमने देखा हमारी एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी या क्या प्रॉब्लम्स थी. आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर कि इसमें रिफॉर्म क्या क्या लाए. आपको मालूम है कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब भी हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने, लेकिन फिर भी हम थोड़ा खाना पीना खा लेते थे आराम से. बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारी जो हालत थी वो बद से बदतर कर दी, है ना. मतलब उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी एक्सप्लॉयटेशन करा और बहुत सारी हमें दिक्कतें पहुंचाई. हमारी चीज़ों को ख़राब करने का भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया. मतलब हमारी फार्मिंग वगैरह को काफ़ी घटिया कर दिया था. बट फिर क्या हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो जो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान चलाए तो उन सब चीज़ों में उन्होंने थोड़ी सी हमारी जो एक स्थिति थी वो ठीक करने की कोशिश करी. तो यहीं पे आता है हमारा रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर. मतलब इसमें लैंड रिफॉर्म उन्होंने किया. अब सबसे पहले तो ये देखो, आप सोचोगे रिफॉर्म का मतलब क्या है. रिफॉर्म का मतलब है वापस से फॉर्म करना, यानी कि फिर से बनाना. जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स या जो खराब हो चुका था हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम में, गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करी, उसे रिफॉर्म करा, मतलब, है ना. तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज हम लैंड रिफॉर्म पढ़ रहे हैं जिसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहा जाता है. तो लैंड की कंडीशन अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. मतलब आपने जमींदारी सिस्टम पढ़ा, हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना पढ़ा था कि जमींदारी सिस्टम होता था. जमींदारी सिस्टम में अंग्रेजों ने क्या किया था, एक जमींदार को लैंड का एक नॉमिनल हेड बना दिया था कि वो लोगों से लगान वसूले और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे. यानी कि किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में उन्होंने जमींदार बिठा दिए थे. तो वो तो खूब एक्सप्लॉयटेशन करते थे लोगों का. मतलब वो उनसे काम करवाते थे, उगवाते थे चीज़ें, लेकिन उनको पूरा प्रॉपर रेट ना देके और बहुत हैवी लगान्स वो लोग वसूल करते थे, है ना. ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ नई नहीं है, आपको पता है ये सब. तो इन सब दिक्कतों से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी. तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि सबसे पहले तो भाई ये हटाओ, मतलब जो जमींदारी सिस्टम है इसको ही बीच में से हटाया. मतलब इंडिपेंडेंट मिलने के बाद से जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो गया पूरी तरह से, और जो लैंड थी वो ओनर्स को दे दी. मतलब उस टाइम पर 2 लाख ओनरशिप्स मिली थी लोगों को, प्रोवाइड की गई थी किसानों को. मतलब उन हर किसान के पास अपनी ज़मीन हो गई थी, है ना. ये टाइम, इस टाइम की बात है 1990, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंट मिली तब. तो उससे क्या हुआ कि सारे किसान, भाई पहले तो क्या था, उन्हें पता था कि हमें लगान देना है या हम अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उतना काम का वो चीज़ नहीं रहता था. लेकिन जब किसान खुद की ओनरशिप मिल गई उन्हें, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा. तो अगर आपका कोई चीज़ अपना हो तो आप और ज़्यादा मेहनत से काम करोगे ना. तो ऐसे ही किसानों के साथ भी हुआ. उन्होंने क्या करा, उन्होंने और अच्छी तरह के बीज लाना, अच्छी फार्मिंग और नई टेक्निक सीखना, इन सब चीज़ों में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और अपनी जो एग्रीकल्चर की पोजीशन थी उसे बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करा, मतलब, है ना. तो ये चीज़ क्या था, हमारा फर्स्ट पॉइंट था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. ठीक. नेक्स्ट था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग क्या है, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन कैन होल्ड. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लैंड का जो हिस्सा था, मतलब वो फिक्स कर दिया कि एक किसान के पास इतना ही रहेगा. ठीक. जैसे सपोज करो कि भाई जितनी उसकी कैपेसिटी है या उस हिसाब से उन्होंने सबको ही लैंड प्रोवाइड करवाना चाहा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो ये लैंड है, ठीक, इतना सबको अलॉट कर दिया उन्होंने. लेकिन अगर किसी के पास में इससे थोड़ा सा फालतू लैंड है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो उसके पास फालतू लैंड आ रहा था ना, गवर्नमेंट ने उसको किसी दूसरे को दे दिया. ठीक है. मतलब एक किसान के पास जितना अलॉट हुआ सिर्फ उतना ही रहा, बाकी का जो लैंड था वो दूसरे पर्सन को, दूसरे किसान को दे दिया. तो इन्होंने क्या करा, एक तरह से सीलिंग लगा दी कि भाई आपके पास इससे ज़्यादा अमाउंट, मतलब लैंड नहीं रहेगा. ठीक. जैसे आपने पढ़ाई था कि छोटे छोटे लैंड से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कम से कम एक हिस्सा सबको मिल गया तो उस प्रॉपर लैंड पे कुछ तो काम हो ही सकता है ना. ठीक. अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. ये हम पढ़ चुके हैं स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. तो क्या था कि भाई छोटे छोटे बड़े सारे लैंड्स इकट्ठा हो रहे थे. तो उससे क्या था, वो बाउंड्री बनाएंगे या कुछ भी, वो एक लोहे का जो लगाते हैं वो लगाएंगे, तो उससे वो लैंड वेस्ट हो रहा था. कि जिस लैंड की प्रोडक्टिविटी 4000 क्विंटल के करीब थी, वो 2-2.5 हज़ार ही रह रही थी. क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लैंड्स की वजह से दिक्कत हो रही थी. तो गवर्नमेंट ने सारे लैंड्स को इकट्ठा कर दिया, एक साथ कर दिया, और ये कहा कि भाई आप लोग इकट्ठा काम करो और इकट्ठा प्रोडक्शन होगा. तो क्योंकि अगर इकट्ठा काम होगा तो ज़्यादा काम हो पाएगा, ज़्यादा चीज़ें आ पाएंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा. छोटे लैंड पे तो आपके ट्रैक्टर्स भी नहीं चल सकते, और बड़े लैंड पर आप ट्रैक्टर्स भी चला सकते हो या और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद है हमारा ऑपरेटिव फार्मिंग या जॉइंट फार्मिंग.
जॉइंट फार्मिंग तो इसी से हो गई कि भाई सब लोग ने एक साथ में करा। या एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ, अगर मान लो मैं मार्केट में गई और मुझे आलू खरीदना है सपोज करो, और मैंने कहा भैया ये आलू 1 किलो कितने का है, वो बोलेगा 1 किलो आलू 20 रुपए का है। अब मैं उससे कितनी मर्जी बार्गेनिंग कर लूँ, वो मेरे से को कम नहीं करेगा रेट, है ना, क्योंकि उसके रेट है। लेकिन अगर मैं गई हूँ मैं कि मुझे 100 किलो आलू चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके रेट तुरंत कम कर देगा ना, क्योंकि मैं ज्यादा चीजें लेने गई हूँ। तो यही एक फायदा था कि जब लैंड एक साथ कर दिया, सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप बीज लेने जा रहे हो, थोड़े से बीज ले रहे हो, 100 रुपए के पड़ रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा बीज खरीद रहे हो इतने बड़े लैंड के लिए, तो आपको जाहिर सी बात है अमाउंट में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या है आपका ऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब इकट्ठा अगर आप कर लोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो घट जाएगी। मतलब आप कोई चीज परचेज करने जाओगे तो परचेजिंग कॉस्ट आपकी उसमें फर्क आ जाएगा। ये चीजें तो आपको मालूम ही है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या है, हमारी रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं। अभी हमने लैंड रिफॉर्म देखा, अब हम देखेंगे जर्नल रिफॉर्म्स, कि इन्होंने जर्नल रिफॉर्म गवर्नमेंट ने क्या किया। तो सबसे पहला है इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। जैसे अभी हमने जो लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, ये नहीं है, पानी के लिए भी सिर्फ हम भगवान जी पे डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर उन्हीं सुधारों पे काम करना शुरू करा, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। मतलब अब इरिगेशन के लिए काले मेघा पानी तो बरसा, ये गाना गाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट ने अब पानी के ट्यूबवेल्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो इन 1959 17% ऑफ लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो 51 तक उन्होंने 17% जो लैंड का था ऐसा इंतजाम कर दिया कि आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब किसान को पानी और उसकी ज़मीन के लिए मिलेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे क्या हुआ, उनकी जब पानी प्रॉपर मिलेगा तो किसान की एक हेडेक तो खत्म हुई ना, कि उसको अपनी फसल के लिए भगवान पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई, वो पानी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये क्या है आपका फर्स्ट चेंज था। सेकंड था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि भाई किसानों को क्या करना पड़ता था, जो बड़े साहूकार होते थे उनके पास जाना पड़ता था, अपनी लैंड को गिरवी रखना पड़ता था, उनको कोई पैसा मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं से वो हेल्प मिल जाए और उन्हें एक फेयर अमाउंट का कुछ पैसा मिल जाए। या तो वो ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे, या उनकी ज़मीन ही अपने नाम लिखवा लेते थे उनका अंगूठा लगवा के, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और सारी ज़िंदगी उनसे वो काम करवाते थे। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है अपने। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक नाबार्ड की एक आयोजन कर दिया, मतलब एक गठन कर दिया। तो नाबार्ड का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये एक इस तरह का बैंक बना दिया कि इससे जो किसान था वो एग्रीकल्चर के लिए लोन ले सकता था। तो इसको नाबार्ड जो है हमारा एपेक्स बैंक घोषित हो गया 1982 में। जैसे कॉमन बैंक के लिए आरबीआई है ना, वैसे ही जो इस तरह के बैंक्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं उनके लिए नाबार्ड होता है। हेड बैंक हो गया मतलब एक तरह से, आप ये मानिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नोट करते चलो कि नाबार्ड 1982 में एपेक्स बैंक बन गया, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि किसानों को अब पैसे के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रही। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आजकल तो कितना अच्छा है, केसीसी वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड है, उनकी इंश्योरेंस है, उनकी फसलों का सब कुछ है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें चेंज करी और अच्छी चीज़ें इसके अंदर लाए, ठीक। इसके अलावा एक है हमारा रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी। इसको भी देखो ध्यान से। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड मार्केट। मतलब गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल्ड मार्केट का गठन करा। अ रेगुलेटेड मार्केट इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल मार्केट बना लिया कि कितना बिकना है, कितना खरीदना है, क्या डिमांड होनी है, क्या सप्लाई होनी है, वो सारा कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथों में कर लिया, ताकि किसान को दर दर ना भटकना पड़े। मतलब कि जाने के लिए जब उन्होंने एक लैंड्स को एक साथ कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो उन्होंने इस चीज़ को भी अपने हाथ में ले लिया, ताकि किसानों को रेट भी फेयर मिले प्लस उनका सामान बिक भी जाए। ऐसा ना हो कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है अपने गुड्स को, अपने जो क्रॉप्स हैं उनको बेचने के लिए, ऐसा नहीं करना पड़ा, ठीक है। अगला है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। जैसे कि ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कोऑपरेटिव, ये ऑपरेटिव नहीं था, कोऑपरेटिव है, इसे ठीक कर लेना प्लीज। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब इन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने एक साथ वो कर दिया। अब सपोज करो, मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि अगर मैं कोई 1 किलो चीज़ खरीदने जाऊंगी तो मैं ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकती, ना ही मेरे लिए कोई रेट कम करेगा। लेकिन मैं अगर 100 किलो चीज़ खरीदने जाऊंगी तो मैं बार्गेनिंग पावर रखती होंगी ना, एक कॉन्फिडेंस अलग से ही आ जाएगा। तो इस तरह की कोऑपरेटिव मार्केट उन्होंने कर दी, ताकि किसान जो अपना बीज खरीदेगा उसमें भी उसे फ़ायदा मिलेगा, और अगर जो सामान वो बेचेगा उसमें भी उसको
फ़ायदा मिलेगा, मतलब उनके लिए एक रेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाएंगे, तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर एक चीज़ आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके अंदर क्या है कि किसान फ्री है, मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को ही बेचे, लेकिन गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई मैं आपकी इस फसल को 5 रुपये पर के हिसाब से खरीदूंगा, तो किसान सब जगह जा जाकर पता कर सकता है ना, और एट लास्ट अगर उसे कहीं अच्छे रेट नहीं मिले तो वो गवर्नमेंट को ही बेच सकता है वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर आती हैं कि गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट करा उन्होंने कि एक मिनिमम प्राइस दे करके, अगर आपका भाई सामान कहीं नहीं बिके, कोई ना खरीदे, तो आप मेरे पास आओ और उसको बेचकर दाम ले लो अपने सही। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, तो अभी हमने लैंड रिफॉर्म पढ़ा और जर्नल रिफॉर्म्स पढ़ लिया अपना, जिसको हमने देखा, और एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में होपफुली उसको पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो इतनी ही रखते हैं, आप इनको नोट करिए, और ये सब कुछ बहुत ही सीधा, इंटरेस्टिंग और सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ समझने में देर नहीं लगेगी इसको। तो इसको हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।